आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है, उसका जो चैप्टर 3rd है, उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 देखा और उससे भी पहले हम लोगों ने क्लास 6 का ज्योग्राफी, उसके बाद क्लास 7 का, उसके बाद क्लास 8 का। ठीक है, तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 3 जो कि अफवाह। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अफवाह। अफवाह तंत्र। ठीक है, जो खास करके रिवर्स होते हैं, तो उसी के संदर्भ में ये अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो अफवाह शब्द है, ठीक है, यह एक क्षेत्र नदी का तंत्र है। और भारत के मानचित्र को जब आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो विभिन्न डायरेक्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट दिशाएं हैं, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं जो कि आकर के मिल जाती हैं। और जब आगे धाराएँ मिल जाती है तो इस क्रम में क्या करते हैं, एक मुख्य नदी जो मेन रिवर्स होते हैं, उसका एक निर्माण करते हैं। और इसका निकास जो होता है किसी बड़े जलाशय, जैसे कि हम लोग झील कहते हैं या समुद्र होते हैं या महासागर में आकर के मिल जाते हैं। और उसके बाद जो एक नदी तंत्र होते हैं और क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, उसे अववाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अववाह द्रोणी कहते हैं, है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे बात की गई है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जल का जो विभाजक है, ये इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। धाराएँ, धारा B, है ना? देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब नदी भरा करके मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि अब जो हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, कि जो ऊंचे क्षेत्र वाले एरिया होते हैं, जैसे पर्वत हो गया, है ना? उसके बाद उच्च भूमि, दो पड़ोसी अववाह द्रोणी जो कि एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। अब देखिए आगे और भी बताया गया है कि जो भारत में अफवाह तंत्र है उसके बारे में। कहता है भारत में जो अफवाह तंत्र का नियंत्रण होता है मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। और इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीप की नदियां, है ना? कहता है भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदी एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हिमालय के अधिकतर नदियां जो होती है बारहमासी, मतलब हमेशा के लिए हमेशा हमेशा बहते रहती हैं। और इनमें से वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होते हैं, है ना? और हिमालय के दो मुख्य नदियां हैं, जिसमें कि हम लोग सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। अब चलिए आगे बात की गई है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे ये बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हम दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं और पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। और इन नदी में नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ वो अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र के तक लंबे रास्ते तय करती हैं। और ये अपने मार्ग को भागों में अपर्दन की क्रिया करते हैं, है ना? अपर्दन मतलब बोले तो हम लोग बोलते हैं अपर्दन, जो कटाव होते हैं, ठीक है? उसी को हम लोग अपर्दन करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये जो मैप है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए ये जो नदी के अवस्थाएँ होते हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो रिवर है, ये देखिए विसर्प, ठीक है? एक सर्प का आकार का है। और देखिए ये छोटा-सा झील है यहाँ पे, फिर निचला भाग आकर के मिल जाती है। ऊपर से एकदम पतली-सी मुहाना से चलती है, ठीक है? जो ऊपरी भाग होती है। फिर धीरे-धीरे मध्य भाग में थोड़ा-सा मतलब हल्का-सा मतलब वो अपना जो विड्थ होती है, ठीक है? चौड़ाई होती है वो बदलती है, फिर आकर के बदलते-बदलते जो सबसे निचला भाग होती है, वो जाकर कहाँ मिल जाती है? किसी समुद्र या झील में जाकर के मिल जाती हैं, है ना? और इस तरह से क्या करती है, जो इसी क्रम में जो छोटे-छोटे नदी तंत्र होते हैं, छोटी सी धाराएँ होती हैं, वो इसमें आकर के मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जो सिंधु नदी, ठीक है? जो सिंधु नदी का तंत्र है उसके बारे में। कहता है सिंधु नदी का जो उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदियाँ भारत में लद्दाख से प्रवेश करती हैं। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय ग्राज का निर्माण करती है।
और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, हुंजा हो गया, ये सब नदी आकर के मिलती है ना? सिंधु नदी बलूचिस्तान से तथा गिलगित से बहते हुए, ठीक है, बहते हुए जो अटक में पर्वत क्षेत्र है इससे बाहर निकलती है, और सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, ये सब आकर के झेलम में आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। कहाँ आकर के मिल जाती है? सिंधु में आकर के मिल जाती है। और इसके बाद, ठीक है, ये जो नदी है दक्षिण की तरफ बहते हुए अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी की मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है, ठीक है, कितना है? बहुत ही धीमा है। और सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में था, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और जिसका कि हम लोग सिंधु नदी का जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर लंबी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। क्या है? विश्व की सभी सबसे लंबी नदियों में से एक है। और उसके बाद और जो गंगा नदी का तंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी जो देखे थे हम लोग किसके बारे में देखे थे? सिंधु नदी के तंत्र के बारे में देखे थे। अब यहाँ पे बताया गया है गंगा नदी के तंत्र के बारे में। तो कहता है कि जो गंगा नदी है इसका मुख्य धारा कहाँ से? जो भागीरथी है, ठीक है, कहाँ से? जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। हरिद्वार के पास जो कि गंगा का पर्वतीय भाग है सूर्य के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। और इसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें कि यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सब मेन रिवर है जो कि यहाँ पे आपको गंगा नदी के मिलती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री में हिमानी से अ, निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में आके मिल जाती है। उसके बाद देखिए घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, नेपाल जो कि हिमालय आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद खास करके हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है जो रिवर है, जो ऊपर वाला रिवर ये सब जो सिंधु रिवर है, उसके बाद करके उलर झील है, ब्यास नदी है, गोमती है, यहाँ पे नदी का जो डिफरेंट डिफरेंट नदी का अवबाह तंत्र है उसके बारे में दिखाया गया। अब देखिए आगे कहता है कि पर्टिकुलरली जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, कुछ भाग जो कि बाढ़ आती है वहाँ पे, और जिससे बड़े पैमाने पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जान माल की नुकसान होता है। और ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी में आकर के उपजाऊ भी प्रदान करती है, जिसके कारण ये जो भूमि है वो काफ़ी क्या होते हैं, कृषि के लिए उपयोगी हो जाते हैं, है ना? तो कहता है प्रायद्वीप पे उच्च भूमि में आने वाले मुख्य सहायक नदियाँ जैसे कि चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, ये सब रिवर है। उसके बाद बात की गई है पर्टिकुलरली जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये निकलती हैं, इनकी लंबाई कम, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। और जो नदियाँ हैं कैसे कहाँ गंगा में आके मिलती है उसके बारे में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है जो कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। और यह नदी दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि भागीरथी हो गया जो कि हुगली इसकी वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जो मुख्य धाराएँ हैं, ठीक है? जो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। उसके बाद अगर क्या अंतिम चरण में जाकर के गंगा नदी जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। कहाँ हो जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। और इससे पहले जो मेघना नाम से इसे जाना जाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जाल वाली बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि जो गंगा की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है ना? उसके बाद है कि गंगा का जो अववाह तंत्र है, ठीक है? और खास करके जो इसे डिफरेंट डिफरेंट जल भागों में विभाजित करती है। देखिए अम्बाला से सुंदरबन लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल जो है मुश्किल 300 मीटर में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ दिखाया गया है। अब अगले हम लोग पार्ट्स में देखेंगे आगे ब्रह्मपुत्र नदी के तट के बारे में।
ठीक है।